वीडियो में मैंने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जो प्रिंसिपल्स प्रतिपादित किए गए थे उसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत किया था। और मैंने ये भी बताया था कि सोशल मोबिलिटी के जो 3 कारक हैं उसमें हमने संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात बताया था। तो पहले वाले वीडियो में चूँकि लंबा वीडियो हो रहा था इसीलिए हमने मॉडर्नाइजेशन को नहीं ले पाया था। तो आज के वीडियो में मैं मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है। आधुनिकीकरण मतलब होता है कि जैसे कि डैनियल लर्नर ने कहा है कि मॉडर्नाइजेशन इज द करंट टर्म फॉर ओल्ड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटीज एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड सोसाइटीज। आधुनिकीकरण एक ऐसी विधा है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो विकासशील देश या कम विकसित देश के लोग विकसित देश के लोगों के जो विशेषताएं होती हैं उसको वो ग्रहण करने की करता है या करने का प्रयास करता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट परिभाषा है और ये सर्वमान्य परिभाषा है। अब हम चलते हैं कि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के क्या क्या मूलभूत प्रोसेस हैं या क्या क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि चेंज फ्रॉम सिंपल टेक्नोलॉजी टू साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजी होता है वो भी पुराने होते हैं, ओल्ड फैशन्ड होता है। और जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो ओल्ड सोसाइटी है, जो पुराने सोसाइटी हैं, उसमें सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल होता है और वहाँ के उस सोसाइटी के लोग सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री। अब जैसे कि आपने गांव देहातों में देखा होगा अंग्रेजों का काम, वो क्या करते थे कि कपड़े ला करके उसको रंग का काम करते थे या सुनार का काम, वो अपने स्तर पर अपने घर में ही वो स्वर्ण आभूषणों को बनाने का काम करते थे। या जो दूसरे जो अन्य जैसे बुनकर, वो छोटे पैमाने पर अपना काम करते थे जिसमें कि हाथ का काम और मैनुअल लेबर का काम ज़्यादा होता था। लेकिन जब सिंपल टेक्नोलॉजी से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ समाज आगे बढ़ता है तो ये मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री से हैंडलूम इंडस्ट्री, जिसमें कि आप जानते हैं कि उसमें मशीन का प्रयोग होता है। इसी तरह से जैसे कि एग्रीकल्चर में, कृषि में जब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो एक मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी एग्रीकल्चर क्या होता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जैसे मैंने पूर्व के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो बनाया था इंडियन एग्रीकल्चर पर, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या कृषि वो एग्रीकल्चर है जिसमें कि सरप्लस कुछ भी नहीं होता है। ऑल द प्रोड्यूस आर कंज्यूम्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। अब अगर फैमिली मेंबर्स के द्वारा सारे चीज़ कंज्यूम कर लिए जाएंगे, खपत कर लिए जाएंगे, तो फिर बाकी काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब गरीबी का पर्याय है, पॉवर्टी का दूसरा रूप है। तो जब सोसाइटी
सबसिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ता है, माने अपने आप को कन्वर्ट करता है, जैसे पंजाब के किसानों ने किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत में। तो इसको हम मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग जो होता है वो अपने उत्पादन को बाजार में बेचने, खपत करने का तरीका है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर धन की, पूंजी की आवश्यकता होती है, हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स की जरूरत होती है, और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, तब जाकर के कॉमर्शियल फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो जब आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल हम करेंगे, जब साइंटिफिक नॉलेज का, जैसे कि पेस्टिसाइड, पहले के पूर्व में वीडियो में बताया था आपको कि जब आप हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है, वीडीसाइड का इस्तेमाल करना होता है, फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों कि ज़्यादा, और इसके लिए आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, पूर्व के वीडियो। तो जब आप ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसको समाप्त करने के लिए, पेस्टिसाइड को समाप्त करने के लिए आपको केमिकल्स की ज़रूरत होगी, और ये केमिकल्स जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि यूरिया, या जैसे कि फास्फोरस या पोटास। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने विभिन्न जगहों पर इसके उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाए हैं, कारखाने लगाए हैं, बड़े पैमाने पर कारखाने लगाए हैं। अभी बरौनी में और सिंदरी के कारखाने जो बंद थे उसको चालू किया गया है खपत को देखते हुए। तो जब सोसाइटी सबसिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ता है तो हम कहेंगे कि हमारा समाज मॉडर्नाइज हो रहा है। ये केवल एक पहलू बता रहा हूं, मॉडर्नाइज का बहुत एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, लेकिन ये इसका एक भाग है। इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द होल, ये समझने की कोशिश करिए। और तीसरा, फ्रॉम एनिमल पावर टू यूज ऑफ मशीन। जैसे कि मैंने देखा पहले में, मैंने बताया था कि पहले के ज़माने में जो किसान थे, जब पावर का इस्तेमाल करना होता तो एनिमल पावर, बैल का इस्तेमाल करते थे खेत जोतने के लिए। आजकल इस्तेमाल किस चीज़ का हो रहा है? ट्रैक्टर का, थ्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है, कटाई के लिए अलग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर जो है हिंदुस्तान में अभी मैकेनाइज हो गया है। खास करके कुछ इलाकों में, अधिकांश इलाके अभी भी बहुत लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमी है, लेकिन जहाँ पर इरिगेशन को बढ़ावा मिला, जहाँ पर कि सरकार ने मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं, खास करके वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है अब मैकेनाइज फार्मिंग होती है। इसके बारे में डिटेल में हमने इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक तैयार किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें। इसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का, क्या है? फ्रॉम विलेज इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बन इकोनॉमी। दोस्तों ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब अर्बनाइजेशन ऐसा नहीं है कि केवल इंडस्ट्री होने से ही अर्बनाइज हो गया है। आप जानते होंगे प्राचीन भारत में भी जब 6th सेंचुरी BC में आयरन का आविष्कार और उसका डिस्कवरी और उसका व्यापक पैमाने पर गंगेटिक वैली में इस्तेमाल हुआ, तो उसके कारण से बहुत सारे शहरों की उत्पत्ति हुई, और जिसके बारे में हम बता चुके हैं। तो ये एक कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर है, ये आवश्यक तत्व है कि जब समाज शहरीकरण की ओर बढ़ता है, औद्योगिकरण की ओर बढ़ता है, अलग अलग कारखाने लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, वहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनका जो इथॉस है वो टोटली डिफरेंट होता है, अलग होता है विलेज लाइफ से। तो जब समाज इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज होता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो समाज है वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है उसमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा, माने धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, राइचुअल्स का बहुत ज़्यादा, राइचुअल्स को हिंदी में बोलेंगे कर्मकांड, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और व्यक्ति के
जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस शिकंजे से वो बाहर नहीं आ पाता है, विभिन्न प्रकार के संस्कारों से उसको गुजरना होता है। लेकिन जब सोसाइटी मॉडर्नाइज या आधुनिकरण की ओर बढ़ता है तो उसमें हम देखेंगे जो नॉन रिलीजियस फैक्टर्स है, जैसे सेकुलरवाद, जैसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने सेकुलरिज्म को अपनाया है, मतलब पंथ निरपेक्षवाद को अपनाया है, मतलब कि धर्म जो रहेगा वो प्राइवेट अफेयर रहेगा और गवर्नमेंट के कार्य में धर्म प्रभावित नहीं करेगा, माने स्टेट विल बी न्यूट्रल एज फार एज द रिलीजियस मैटर्स आर कंसर्न। ये है सेकुलरिज्म की परिभाषा। तो नॉन रिलीजियस जो आइडियोलॉजीज हैं उसको बढ़ावा, जैसे कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, पीपुल पार्टिसिपेशन है, जनता का भागीदारी है शासन में, जो हमारे देश में अभी हो रहा है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद बहुत जोड़ शोर से उस देश में फैला, जैसे कि जर्मनी में 19वीं शताब्दी में हुआ था, इटली में हुआ था, जिसके कारण से वहाँ पर जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन माने एकीकरण हुआ। और हमारे देश में भी 19वीं शताब्दी में विभिन्न धर्म सुधारकों के द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आगे का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से सोशल रिफॉर्म ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फूले ने, इसके अलावा विवेकानंद ने और रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, और उधर महाराष्ट्र में एम जी रानाडे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, और दक्षिण के तमिलनाडु में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये सारे जो धर्म सुधार और समाज सुधार के कार्यक्रम हुए, जिससे कि राष्ट्रवाद उदय हुआ और देश के एकता और अखंडता धीरे धीरे मजबूत हो गया। लोग समझने लगे कि हिंदुस्तान एक देश है, एक नेशन स्टेट है। इसके पहले लेकिन अंग्रेज 1945 तक नहीं मानते थे कि हमारा देश एक राष्ट्र है। वह चर्चिल जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, वो कहता था कि इंडिया इज जस्ट ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, इट इज नॉट ए नेशन स्टेट। तो जब इन राष्ट्रवाद का, देशभक्ति की भावना, प्रजातंत्र की भावना, सेकुलरवाद मैंने पंथ निरपेक्षवाद की भावना या धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं आपको, ये भावना लोगों में उभरने लगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो समाज है वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फैमिली वैल्यू सिस्टम में भी चेंजेज होते हैं परिवार में। जैसे कि आप पुराने ओल्ड सिस्टम में आप क्या देखते हैं, फैमिली जो है एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट होता है, एक उसका हेडमैन होता है, उसके अंदर में 30, 40, 50, 60 लोगों के कुनबा होते हैं। लेकिन जो समाज मॉडर्नाइज की ओर या आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता है तो हम देखते हैं कि फैमिली मतलब परिवार का जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और एक्सटेंडेड फैमिलीज के बदले में न्यूक्लियर फैमिली जो अभी हमारे देश में अभी बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, इसको बढ़ावा मिलने लगता है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हर व्यक्ति सोचने के लिए आज़ाद होता है कि वो मैरिज कहाँ करेगा, वो अपनी बेटी की शादी कहाँ करेगा, वो किससे रिलेशन स्थापित करेगा, किससे नहीं करेगा। जो ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है उसमें जो हमारे समाज परिवार का जो मुखिया होता है 99% मामले में वही निर्णय लेता था, बाकी लोग कोई निर्णय नहीं लेते थे, उसको केवल समर्थन करते थे। अब मॉडर्नाइज सोसाइटी में, आधुनिकरण समाज में क्या होता है कि एक न्यूक्लियर फैमिली का निर्माण होता है, जिसमें कि व्यक्ति का जो रिलेशन है वो पर्सनल न होकर के इम्पर्सनल हो जाता है और वो अपने मामले में खुद निर्णय ले सकता है। जैसे कि हमारे देश में अभी हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मिडिल लेवल के सिटीज़ में अभी हो रहा है, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का निर्माण होने लगा है। लोग शादी करने के लिए, लड़कियां शादी करने के लिए अब स्वतंत्र हो गई हैं। वो ये कहती हैं कि हम फला
अमुक लड़के से शादी करेंगे, और कर भी लेती है। और जो कास्ट रिडेंट सोसाइटी था, जिसमें कि आप अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते थे, वो भी अब धड़ल्ले से हो रहा है। अब वो वर्जना समाप्त हो रही है। हालांकि उसका जो पेस है वो स्लो है, इंडिया में बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन उस तरफ एक कदम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैमिली चेंजेस, जो फैमिली का जो आकार है, उसके जो वैल्यू सिस्टम है वो भी चेंज होने लगते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि लिटरेसी, शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक मॉडर्नाइज सोसाइटी पूरी तरह शिक्षित होता है। अगर आप दोस्तों आप डेवलप कंट्री की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, या और दूसरे कंट्री की बात करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि वहाँ पर 100% 95 से लेके 100% तक लोग शिक्षित हो गए हैं। और जो जो देश या समाज मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमारे देश में हो रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में लिटरेसी, जो शिक्षा का स्तर था, साक्षरता का दर था, वो बहुत कम था। आज वो 70% से ऊपर हो गया है, और आने वाले दिनों में 90 से लेकर 95% हो जाएगा। और केरल और बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में जहां पर कि लिटरेसी मैंने साक्षरता दर, जैसे केरल 100% हो गया है। तो जब सोसाइटी या समाज जब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा, तब उसमें लिटरेसी की संख्या, मतलब साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, इसकी भी संख्या बढ़ेगी ताकि लोग शिक्षित हो सकें। और जैसा कि हम अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं, अब पहले जहाँ पर एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, आज से 40 साल पहले गांव देहातों में, आज वो 2 किलोमीटर पर उपलब्ध है, 3 किलोमीटर पर उपलब्ध है। और बहुत सारे हाई स्कूल तो गांव में ही उपलब्ध है। तो और गांव-गांव में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालय खुल गए हैं। तो जब लिटरेसी मतलब साक्षरता दर बढ़ेगा तो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि जो हम मॉडर्नाइज होंगे तो हमारा समाज भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है वो सिंपल होता है, उसमें जो नीड्स होते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। लेकिन जो आधुनिक समाज होता है, जो मॉडर्नाइज सोसाइटी होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। और इसको कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा कौन चीज़ देता है? ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज की तरक्की के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जिसके बारे में अभी बताएंगे आपको। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है? जैसे कि उनकी एजेंसी वो खोलते हैं, जैसे मनरेगा कार्यक्रम अभी गवर्नमेंट का चल रहा है, जहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं गांव देहातों में। उसी तरह से गांव में सिंचाई के प्रबंधन किए जाते हैं, गांव में रोड बनाए गए हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी दिन रात काम कर रही है। तो ये जो गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन पॉलिसी है, जिसके तहत में वो डेवलपमेंट को, विकास को बढ़ावा देता है, तो धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और इसके तहत में आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी, जो बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी का जो आकार होता है बहुत सीमित होता है। और जैसे गांधी जी ने नारा दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट, तो लेकिन जब सोसाइटी, जब समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाता है। और उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जगह जगह सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ता है ताकि वहाँ के लोग भी तरक्की करें। और जब सरकार इंटरवेंशन करेगी तो उसको एजेंसी खड़ा करना होता है, नए नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि VLW, अब विलेज लेवल ऑफिसर की नियुक्ति सरकार ने गांव-गांव में किया हुआ है। और उसका काम क्या है कि लोगों को, किसानों को शिक्षित करे, प्रशिक्षित करे कि कौन सी ज़मीन में उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कितनी है, उसमें कौन से
फसल डाले जाएंगे जिससे कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादन ज़्यादा होगा, कब खाद देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, सिंचाई कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी VLW मैंने विलेज लेवल ऑफिसर के द्वारा की जाती है और गवर्नमेंट का अधिकारी होता है। इस तरह से अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1951 में चालू किया गया, इसके बारे में पहले बता चुके हैं आपको। तो उसमें उन्होंने कम्युनिटी ब्लॉक का स्थापना किया। हाँ, 50-60 गांव के ऊपर उन्होंने एक ब्लॉक का स्थापना किया। उसका जो हेड बनाया उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है, और उसको उस एरिया के बारे में समग्र विकास करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया गया। तो दोस्तों हम ज़्यादा इसमें विस्तारित रूप से नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब जब हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, हमारा जो सोसाइटी है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का भी आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो हम कहना चाहते हैं, जो पहले भी हम कह चुके हैं, कि इसमें एक साइकोलॉजिकल चेंजेज आते हैं। एक मॉडर्नाइज सोसाइटी में मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। मनोवैज्ञानिक बदलाव क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो हर व्यक्ति और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है। क्यों? कि वो जो देश में जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें उसकी भागीदारी या पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशों में, खास करके पश्चिमी देशों में, प्रजातंत्र इतना मजबूत क्यों है? मजबूत इसलिए है कि जनता की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर है। आपने अभी अमेरिका का चुनाव देखा होगा और हमारे देश का भी चुनाव अभी बिहार में देखा होगा। दोनों में आप फर्क महसूस करिए। इसके बारे में भी अलग से हम आपको एक वीडियो बनाएंगे और मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा कि अमेरिका में जो चुनाव होते हैं उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और हिंदुस्तान में जो चुनाव होते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और दोनों में फर्क क्या है। हालांकि दोनों देश डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पर 1789 से 1789 से डेमोक्रेसी चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है। और हमारे देश में भी 1947 से चल रही है। हमारे देश का पॉपुलेशन उनसे 4 गुना ज़्यादा है और 4 गुना से भी ज़्यादा है। हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब गुणवत्ता के बारे में आप देखेंगे तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा। और मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि जो उस वीडियो में देखेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि मॉडर्नाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या उसके तरीके हैं और किस किस रास्ते से मॉडर्नाइजेशन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गुजरती है। इन सब पॉइंट्स के बारे में आपको मैंने अभी बताया। अब इसके जो मॉडर्निटी के आधुनिकता के, मॉडर्निटी का हिंदी होगा आधुनिकता। तो आधुनिकता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या होती है? तो पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण होता है तो उसमें एक खास वर्ग की उत्पत्ति होती है और वो खास वर्ग क्या है? मिडिल क्लास। अभी आप देखेंगे बिहार में जो चुनाव हुए हैं, ऐसा एक जाति, विभिन्न जातियों के समूह ने चुनाव लड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है और उसमें जाति जो है वही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री के अभाव में, उद्योग धंधे के अभाव में
मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई ही नहीं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि वहां पर जातियों का गोलबंद होता है, जामबारा होता है, और विभिन्न जो पार्टियां हैं वो विभिन्न जातियों के समूह हैं, और बेसिकली जातियां राजनीतिक दल का चोला ओढ़ करके चुनाव लड़ती हैं। और एक विशेषता ये भी है कि एक जातियां इतनी ज़्यादा प्रभुत्वशाली नहीं हैं कि वो चुनाव जीत जाए, तो इसीलिए बहुत सारी जातियां मिलकर के गठबंधन बनाती हैं और तब चुनाव लड़ती हैं। खैर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड एडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी, एक आधुनिकता का जो सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे कि आप पश्चिमी देश में देखेंगे कि अमेरिका में या ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर सेकंड इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के चलते वहाँ पर पूरा सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, और जिसके कारण से मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। और लंदन जो है ना हब है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। अमेरिका के जो बहुत से न्यूयॉर्क और बहुत सारे जो इलाके हैं, शिकागो वगैरह, वो इंडस्ट्रियल हब हैं, और वो वहाँ पर बड़े पैमाने पर टेक्नोक्रेट्स काम करते हैं, जिसको कि आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। दूसरा है सेकुलराइजेशन ऑफ आइडियाज़। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है उसमें रिलीजन का या धर्म का बहुत बोलबाला होता है, लेकिन जो जो सोसाइटी या समाज आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगता है तो वहाँ पर धर्म का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो जो जो समाज आधुनिकता की ओर बढ़ने लगता है तो उसमें धर्म का प्रभाव घट जाता है, और जो सेकुलर जो आइडियाज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पेट्रियोटिज्म माने देशभक्ति की भावना, जैसे नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना, जैसे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटी मतलब शासन के प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट जो आइडियोलॉजी हैं वो सामने आ जाते हैं। और जो रिलीजियस फैक्टर है, जो राइचुअल फैक्टर है, वो सेकेंडरी पोजीशन अख्तियार कर लेता है। तो दूसरी विशेषता है। तीसरा, इंक्रीज इन ज्योग्राफिक एंड सोशल मोबिलिटी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब समाज मॉडर्नाइज होता है तो सोशल मोबिलिटी बढ़ जाता है, सामाजिक गतिशीलता, जिसके बारे में मैं कल आपको वीडियो में बता चुका हूं कि मोबिलिटी क्या होता है। दो प्रकार के मोबिलिटी होते हैं। गतिशीलता दो प्रकार की होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, एक होता है वर्टिकल। तो जब समाज आधुनिक होने लगता है तो उसमें गतिशीलता बढ़ जाती है, माने मोबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि समाज में जो आप देखेंगे कि लो क्लास के आदमी हैं, लोअर, जिसको कल तक लोअर क्लास कहा जाता था या लो कास्ट का आदमी कहा जाता था, आज वो ऊंचे पद पर बैठ गया। कल तक वो गांव देहात में काम करता था, आज बॉम्बे मुंबई के महानगरी में काम करता है। तो दोनों प्रकार के मोबिलिटी होते हैं, गतिशीलता होती है, और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। एक एमपी का आदमी आसाम में काम कर सकता है, आसाम का आदमी अमेरिका में काम कर सकता है। तो इस तरह से सोशल मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हमारा समाज आधुनिक होने लगता है तो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तौर तरीके और टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो टेक्नोलॉजी के जो तकनीकी ज्ञान है उसका भी बहुत ज़्यादा विस्तार होता है बड़े पैमाने पर। क्योंकि आप जानते हैं जैसे हाई टेक्नोलॉजी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पर कि आपको
पूरी तरह से ट्रेंड किया जा सके। आप देखते होंगे जैसे अभी हिंदुस्तान विभिन्न प्रकार के रॉकेटों का निर्माण कर रही है, और तो जो इसरो का जो संस्था है, आपको मालूम होगा, उसमें हजारों वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं। तो ये जो संस्थागत जो विकास हुआ है साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का, वो मॉडर्निटी का एक परिचायक है कि एक द्योतक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हमारा समाज मॉडर्न होने लगता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने लगता है। अभी आप पिछले 50 साल पहले अगर देखेंगे तो हमारे देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो जीविकोपार्जन के जो स्तर थे, वो बहुत कम थे। लेकिन आज हालांकि अगर पश्चिमी देशों की तुलना में देखें तो अभी भी बहुत कम है, लेकिन हमारा देश उत्तरोत्तर मॉडर्निटी की ओर, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, और जिसमें कि एक बहुत बड़े मिडिल क्लास की उत्पत्ति हो गई है। मतलब अगर एक देश में 130 करोड़ की आबादी है तो लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के पैमाने पर आते हैं, और जो एशिया के दूसरे देशों और पश्चिमी देशों के से किसी भी स्तर पर कम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी हमारे देश के जो लोअर स्टेटा में जो समाज के जो रहने वाले लोग हैं, और जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी तादाद अभी 20% है, और वो लगभग 30 करोड़ वो भी होते हैं, 20 से 25 करोड़। अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे देश में लगभग 30 करोड़, 25 से 30 करोड़ मिडिल क्लास की उत्पत्ति हो गई है, जिनका कि जीवन स्तर 50 साल पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो समाज तरक्की या आधुनिक होता जाता है तो उसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक अभी डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपको बनाया था वीडियो, अभी वो अपलोड नहीं हुआ है। उसमें मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये विभिन्न प्रकार के सेक्टर बताए थे आपको। अगर आप डेवलप कंट्री के इकोनॉमी का अध्ययन करें तो आप क्या पाते हैं कि वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ में मुश्किल से 2-3% लोग काम करते हैं। हमारे देश में इसकी तादाद कितनी है? 47% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं आज की तारीख में। तो जो समाज मॉडर्न होता जाएगा त्यों प्राइमरी सेक्टर पर से लोगों का जो दबाव है वो कम होता जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका में एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज पर मात्र 3% लोग डिपेंडेंट हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल से 3-4% लोग डिपेंडेंट हैं, और जो सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं या काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर में, मतलब टर्सरी सेक्टर में। तो और हमारे देश में भी यही है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा साधन जो है वो कहाँ है? एग्रीकल्चर के बाद सर्विस सेक्टर में। और इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कितना है, तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो समाज आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता जाएगा, कहने का लबोलुबाव ये है कि त्यों जो प्राइमरी सेक्टर का जो भार है वो कम होता जाएगा, माने इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो उनका जो प्रतिशत है वो कम होता जाता है। जैसे कि मैंने आपको अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का मानगी दिया। सारे डेवलप कंट्रीज देखेंगे उसमें प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है बहुत कम है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है
कि कोई व्यक्ति कितना दिन जीता है, एक औसत आयु। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था रैंडम एसेस के नाम से, फेसबुक पर मेरा पेज है, तो उसमें मैंने बताया था कि जापानी लोग का जो औसत आयु है वो है 82 ईयर्स। और एक द्वीप है वहाँ पर ओकिनावा, जहाँ पर तो 20% लोग ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण से, औद्योगिकरण होने से, शहरीकरण होने से, जीवन स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होने से उनका जो जीवन काल है, माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो सबसे ज़्यादा हो गया है। हमारे देश में भी अगर आप 1921 से तुलना करें तो अभी बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। उस समय तो मात्र 19 साल था, अब बढ़ करके 60-65 साल हो गया है। एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 60 से लेकर 70 के बीच में ईयर हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किसका है? जापान का। उसी तरह से आप देखेंगे कि पश्चिमी देशों के बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका के, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के जो जीवन काल है, वहाँ के लोगों की जो औसत आयु है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के लोगों से बहुत ज़्यादा है। और उसका रीज़न क्या है? बेहतर लाइफ स्टाइल, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हुआ है? क्योंकि पर कैपिटा माने पर व्यक्ति की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। और वो क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने से, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से और विभिन्न अनेक शहरों के विकास होने से, वहाँ पर म्यूनिसिपल कमिटीज़ के द्वारा शहरों के प्लान माने योजनाबद्ध तरीके से विकास करने से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, और जिसके कारण से उनका जीवन काल माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सारे दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक मॉडर्न सोसाइटी में आप देखेंगे कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में, सोशल लाइफ में, अब जो जैसे मैंने बताया कि जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो मॉडर्नाइज सोसाइटी होता है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब चाहे वो इलेक्शन का मामला हो, माने चुनाव का मामला हो, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई क्लब मीटिंग हो, या कोई पब्लिक वर्क्स हो, जिसमें कि कोई कॉमन फैक्टर्स या जो समान जो मुद्दे होते हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, उसमें लोगों की जो बढ़ चढ़ कर जो हिस्सेदारी होती है वो किसको इंगित करता है? एक मॉडर्न सोसाइटी को इंगित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी या आधुनिकता के बारे में हमने बताया। अब हम बताएंगे कि कॉजेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी तक जो सारे डिटेल में आपको बताया, उसमें आप देखेंगे कि जो आधुनिकीकरण के जो कारण हैं उसके क्या क्या फैक्टर हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा मास कम्युनिकेशन, तीसरा नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और चौथा कैरिस्मेटिक लीडरशिप, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको कि करिश्माई व्यक्तित्व के जो लीडरशिप होते हैं, जो नेता होते हैं, वो भी ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की ओर अग्रसर होते हैं। अर्बनाइजेशन जैसे शहरीकरण मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे औद्योगिकरण, और यूनिवर्सलिस्टिक लीगल सिस्टम विश्वव्यापी कानूनी व्यवस्था।
अब इसके बारे में शॉर्ट में आपको हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन की जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो कब शुरू हुई दोस्तों? अंग्रेजों के शासनकाल से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 1813, जैसे आपने 1813 का एक्ट पढ़ा होगा, जो हमारा वीडियो है भी, तो आप उसको देखेंगे कि सबसे पहले अंग्रेजों ने 1813 में क्या किया, 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए अलग से ईयर मार्क किया, मतलब आवंटन किया, और उन्होंने कहा कि शिक्षा का विस्तार हम करेंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 1857 में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी में, मतलब कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। इसके बाद में वुड्स डिस्पैच के आधार पर उन्होंने 1880-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने विभिन्न, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। मैंने कहने का अर्थ यह है कि एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ। और वो एजुकेशन क्या था? जैसे कि मुगलों के समय में या सल्तनत के काल में, राजपूत के काल में जो एजुकेशन होता था वो क्या था? धर्मपरक एजुकेशन था। हिंदू काल में जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे, जैसे वेद, जैसे बहुत सारे जो ब्राह्मण संहिता है या उपनिषद है, इस सब चीज़ों के बारे में साहित्य, जो पुराने ज़माने में या प्राचीन भारत में बहुत सारे साहित्य, कालिदास के जो रचना हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। मुसलमान के शासनकाल में देश में इस्लामिक हिस्ट्री, कुरान के बारे में, और जो इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉज हैं, जैसे हनाफी स्कूल है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। जो इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉज में 5 प्रकार के हैं, उसके बारे में जब हम इस्लामिक फिलॉसफी के बारे में आपको बताएंगे, रिलीजन फिलॉसफी का हमारा एक अलग से सीरीज होगा, उसमें आपको हम पूरे डिटेल में व्याख्या करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कोई क्रिश्चियनिटी के एजुकेशन स्वतः शुरू, हाँ ये बात अलग है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने भी यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, और खास करके 1813 ईस्वी से उनके दरवाजे खोल दिए गए उनको प्रचार प्रसार करने के कारण, और जिसके कारण से आप देखते हैं कि आदिवासी एरिया में, खास करके छोटा नागपुर एरिया में, बहुत सारे जो आदिवासी हैं क्रिश्चियन हो गए हैं, और खास करके ओरांव आदिवासी। लेकिन जो अंग्रेज सरकार ने अपने स्तर पर उन्होंने क्या किया? सेकुलर एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जिसमें कि रिलीजन का कोई स्थान नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम यह हुआ कि लोगों को एक आधुनिक विचार जानने का अवसर मिला। वो आधुनिक आइडियोलॉजी या सिद्धांत क्या क्या थे? जैसे आपने देखा होगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें क्या नारा था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। यही इस फ्रांस की क्रांति का मूल स्तंभ था। जो अमेरिकन क्रांति हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका मूल सिद्धांत क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर, माने शक्तियों का पृथक्करण। वो क्या क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों के अधिकार जो है वो अलग अलग डिवाइड किया गया। और आज भी अमेरिका का संविधान इसी सिद्धांत पर चल रहा है। जो हॉब्स की थ्योरी, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और इनके विचारों को जानने का अवसर हमारे देश के पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया क्लास को या प्रबुद्ध वर्ग को मिला, और उन्होंने व्यापक फलक पर सोचना प्रारंभ किया। दूसरा, जैसे कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा था, उत्तरोत्तर विकास हो रहा था, और वहाँ पर जो मोनार्की था, राजतंत्र, उसको धीरे धीरे कमज़ोर किया गया, और वहाँ पर प्रजातांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट, उसकी सत्ता बढ़ती गई। तो ये सारे जो विचार जो हमारे देश में आए, वो किसके माध्यम से आए? एजुकेशन में, शिक्षा के माध्यम से। और वो शिक्षा क्या था? सेकुलर शिक्षा। इसके बाद में आप देखते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में
रेलवे का, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। रेलवे का विकास होने से, रोड के विकास होने से, उसके अलावा टेलीग्राम और पोस्ट ऑफिस, इन सारे जो इंस्टीट्यूशनल जो कम्युनिकेशन के साधन थे उनकी स्थापना होने से लोग, एक एरिया के लोग दूसरे एरिया के साथ में कम्युनिकेशन करने में उन्हें आसानी होने लगा। मतलब महाराष्ट्र का कोई आदमी बंगाल के दूसरे आदमी से बात कर सकता था और तुरंत बात कर सकता था। तो इससे, और बाद में धीरे धीरे टेलीप्रिंटर का आविष्कार हुआ, हमारे देश में लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस बहुत तेजी से फैला देश में, और इसके कारण से न्यूज़पेपर और मैगजीन्स छपने लगे और जिसमें विचारों के आदान प्रदान होने लगे, और इससे लोगों में एक नई सोच, आधुनिक सोच विकसित हुआ जो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कामयाब हुआ। तो राष्ट्रवाद दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब हुई? जब सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19वीं शताब्दी के में बड़े बड़े धर्म सुधारकों के द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा चालू किया गया। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब इस साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग टू बिलोंग, मतलब उसका, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक भाव उत्पन्न होता है कि ये देश हमारा है, हम लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश की तरक्की अगर होगी तो हमारी भी तरक्की होगी। और जब तो एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग जो पैदा करता है जो भावना, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना। और इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सारे पहलू हैं। लेकिन जब एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बॉन्डिंग लोगों के बीच में पैदा होता है और तब राष्ट्रवाद की भावना उस देश में बलवती होती है या उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया कि जब पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था तो जयचौन क्या किया था? खामोश रहा था। पृथ्वीराज चौहान से भी ज़्यादा ताकतवर कौन था? जयचंद था। वो पूरे मतलब मिडिल गंगेटिक वैली का जो जिसको कन्नौज बोलते हैं आज की तारीख में, वो कहाँ है? मध्य गंगेटिक वैली, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, धन संपन्न था क्षेत्र और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसने कोई मदद नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया कि उसको ये समझ में ही नहीं आया कि पूरा देश एक है और हम उसके नागरिक हैं या हम उसके सत्ता सूत्र संभालने वाले हैं। बोले पृथ्वीराज चौहान जाने, उसका काम जाने, हमारा कोई काम नहीं है। बाद में क्या हुआ? 1194 में खुद जयचंद की हत्या बैटल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको मार दिया और उसकी हार हुई, और इस तरह से हिंदुस्तान पर मुसलमानों का शासन मजबूत होता गया। तो कहने का आशय है कि उस समय में ये लोगों में ये भावना नहीं थी कि ये पूरा जो हिंदुस्तान है वो एक है और हम लोग इसके बासिंदे हैं। लोग टुकड़ों टुकड़ों में सोचते थे कि मैं मेवाड़ का रहने वाला हूं और कोई दूसरा सोचता था कि मैं कन्नौज का रहने वाला हूं। लेकिन जो भारत, एक जो व्यापक फलक पर जो सोचने की क्षमता, वो विकसित कब हुआ? 19वीं शताब्दी में, और खास करके उत्तरार्ध में। और इसी कारण से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा उसमें गतिशीलता उत्पन्न हुआ, और ख़ास करके महात्मा गांधी के आंदोलन में आपने देखा होगा कि मास मूवमेंट हो गया। खैर, तो इस तरह से, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैरिस्मेटिक लीडरशिप, करिश्माई नेतृत्व। इसका मतलब क्या होता है? आप अगर विश्व देखेंगे, अगर आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखेंगे, उसमें वाशिंगटन का क्या रोल था? सब ने मिलकर के विचार किया कि वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। सब ने, सभी लोगों ने मिलकर के, पहले तो वो जो 13 कॉलोनी थी वो अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हम अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने
मिल बैठ करके तय किया कि चूंकि जॉर्ज वाशिंगटन को सेना का या उसके टैक्टिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, और ये आप जानते हो कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो यहाँ पर बाद में गवर्नर जनरल बना, जिसने कि परमानेंट सेटलमेंट को ईजाद किया, अस्थाई बंदोबस्त, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ था? वो अंग्रेजी सेना का अमेरिका में कमांडर इन चीफ था। और जॉर्ज वाशिंगटन ने किसको हराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और ये जो उसके बाद में जो जॉर्ज वाशिंगटन का जो करिश्माई नेतृत्व था, जिसके कारण से अंग्रेजों के पर्याप्त साधन होने के बावजूद भी वो हार गए। और वो क्यों हारे? क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन में एक चुंबकीय नेतृत्व करने की क्षमता थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसके पहले तो अमेरिकन जो है तो विभिन्न कॉलोनीज में विभाजित थे, उनमें कोई अमेरिकन नेस का तो कोई बात भी नहीं था, उनमें भावना भी नहीं उत्पन्न हुआ था। वो धीरे धीरे उत्पन्न हुआ है, उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुआ है। तो हमारे देश में ही देख लीजिए, महात्मा गांधी का करिश्माई नेतृत्व था। और 1920 के पहले कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस अपर क्लास की पार्टी थी, अपर मिडिल क्लास की पार्टी थी। उसका मास से कोई लेना देना नहीं था, निचले ग्रास रूट लेवल पर वो काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन गांधी जी के करिश्मेटिक लीडरशिप होने के कारण से उन्होंने कांग्रेस को एक मास बेस्ड पार्टी बना दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये 3 बड़े बड़े आंदोलन थे, जहां पर कि गांधी जी के एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान खड़ा हो गया। चाहे वो गांव देहात का मजदूर हो, किसान हो, और चाहे इंटेलिजेंसिया क्लास के आदमी हो, सभी लोग गांधी जी के नेतृत्व में खड़े हो गए। तो यही करिश्माई जो नेतृत्व है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत व्यापक असर डालती है। अभी आपने देखा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? पहले बैंक क्या करते थे? बड़े बड़े लोगों को लोन दिया करते थे, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि बैंक अब गांव-गांव तक पहुंच गई है। जो छोटे मझोले किसान हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, सभी लोगों को अब लोन मुहैया होती है। हालांकि अभी भी उसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। और जो गांव देहात क्षेत्रों में जो मनी लेंडर्स, जो सूदखोर थे, उन पर शिकंजा कसा है, उनके जो प्रभाव थे उनको कमजोर किया गया है। और इस तरह से लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये फैक्टर, इसके अलावा हम एक और फैक्टर देखते हैं, और वो क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट में कहा, यूनिवर्सलिस्टिक लीगल सिस्टम। दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, माने इस्लामिक लॉ, दोनों को हटा दिया। उसके बदले में उन्होंने एंग्लो सेक्सन लॉ लाया, जो आईपीसी, जिसको कि ताजरात हिंद कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, उसको उन्होंने 1860 में लाया, जो आज भी हिंदुस्तान में चल रहा है। जैसे धारा 302, 307 आप लोग जानते होंगे, वो सब आईपीसी लॉर्ड मैकॉले द्वारा आईपीसी बनाया गया था। उसके अलावा 1859 में उन्होंने सिविल प्रोसीजर लॉ लाया, 1861 में उन्होंने सीआरपीसी लाया, क्रिमिनल प्रोसीजर लाया, और जिसको कि 1973 में भारत सरकार ने उसको संशोधित करके नया सीआरपीसी लाया है, और जिसमें कि जुडिशियरी और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो सिद्धांत है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जाएगा, उसके तहत में 1973 में नया सीआरपीसी लाया गया, जिसमें कि तहसील तक जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। अब दोनों में भिन्नता है, माना अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है काम करने का। तो पहले के जमाने में क्या था?
कि जैसे हिंदू लॉ है, वो एक भेदभाव पर आधारित कानून था, लेकिन अभी जो कानून उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, और इसी की परिभाषा आर्टिकल 14 में, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखें, कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनीबडी द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो राइट टू इक्वालिटी माने समता का अधिकार जो धारा 14 में भारत के संविधान ने दिया है, तो अंग्रेजों ने रूल ऑफ लॉ माने कानून का शासन स्थापित किया। और मुझे याद है कि एक महाराजा के लड़के ने, भतीजे ने गोली मार करके एक व्यक्ति, सामान्य आदमी की हत्या कर दिया था, तो उसको उसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जैसे कि दूसरे मामले में होता है। लेकिन अगर हिंदू लॉ होता तो क्या होता, वो तो वर्ण आधारित लॉ था, जिसमें कि उच्च वर्ग को कुछ खास प्रिविलेज दिए गए थे, निम्न वर्ग को कुछ खास डिसएडवांटेज दिए गए थे, मतलब डिजेबिलिटी थोपा गया था। जैसे कि आप अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता देख ही रहे हैं, इस समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग को अनटचेबल बना दिया गया था, अस्पृश्य बना दिया गया था, उनके सारे अधिकार छीन लिए थे हिंदू लॉ के तहत में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, रूल ऑफ लॉ की स्थापना किया, मैंने कानून का शासन स्थापना किया, और उन्होंने एक प्रोसेस बनाया कि लॉ जो ऑपरेट करेगा वो लीगल प्रोसेस से उसे गुजरना होगा। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया कि जब कोई घटना होगी तो उसका मुकदमा कायम किया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, उसके बाद उसका अनुसंधान होगा, उसमें सबूत जुटाए जाएंगे, उसके बाद में थाना प्रभारी या आईओ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगा, उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के ट्रायल होंगे, माने विचारण होगा जज के सामने में, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, माने प्रति परीक्षण होगा, पूरक परीक्षण होगा, री एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, माने मुख्य परीक्षण होगा। और ये सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में कोई जज सजा या माफ का आदेश जारी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रायल। तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अडॉप्ट किया। तो इसके कारण से दोस्तों क्या हुआ, इसके कारण से समाज में जो बहुसंख्यक समाज में जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया था, जो उनमें हीनता का भाव उत्पन्न हो गया था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। और आज़ाद भारत में तो और ज़्यादा खत्म होने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से फैला। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो मॉडर्नाइजेशन माने आधुनिकीकरण के कारक हैं। अब दोस्तों समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं 2-3 मिनट और आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन में सांस्कृतिकरण और वेस्टर्नाइजेशन का हिंदी होगा पश्चिमीकरण, जो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे सोशल मोबिलिटी के संबंध में, उसके बारे में बताया था। और आज मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण का सिद्धांत, ये भी सोशल मोबिलिटी का ही सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताया। और इसके जो सबसे बड़े जो प्रपाउंडर हैं, जो इसके जो समर्थक हैं, वो कौन है, डेनियल लर्नर। और हमारे देश में कौन है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के एचओडी थे। तो अब हम आपको 2-3 मिनट में आप बता देना चाहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों में फर्क क्या होता है। तो जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन जो एम.एन. श्रीनिवास का जो थ्योरी था, माने प्रिंसिपल था, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कारक थे। वो इंपॉर्टेंट कारक क्या था, पहला कि इट कवर्स बिहेवियरल एस्पेक्ट लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग एंड डांसिंग। मतलब कि जो एम.एन. श्रीनिवास ने जो पश्चिमीकरण की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था वेस्टर्नाइजेशन का, उसका जो मुख्य जो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट थे, जो अंश थे, वो क्या था कि जैसे आपने देखा होगा कि जब पश्चिमी देश के लोग या खासकर ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए,
तो हमारे देश के लोगों ने जो ईटिंग हैबिट, जो खाने पीने का, जैसे हम लोग पहले पलथी मार के नीचे खाना खाते थे, अंग्रेजों के प्रभाव में आने के कारण से जो ऊंचे तबके के लोग थे जो उनके संपर्क में आए, उन्होंने क्या किया, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू किया, कांटा छुरी का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो एम.एन. श्रीनिवास का यही कहना है कि जो वेस्टर्नाइजेशन में क्या हुआ कि बिहेवियरल, जो हमारे जो व्यवहार हैं, खास करके जो हमारा ड्रेसिंग सेंस, जैसे पहले अभी भी हम धोती पहनते हैं तो धोती कुर्ता, उसके बदले में हमने शॉर्ट फुल पैंट शर्ट पहनना शुरू किया, जैकेट पहनना शुरू किया। जो अंग्रेज जो कपड़े पहनते थे उसी स्टाइल में हमने पहनना शुरू किया। अंग्रेज बेले डांस करते थे तो हमने अपने जो डांस फॉर्म थे, कथक या दूसरे भरतनाट्यम, उसको छोड़ करके हमने बेले डांस या दूसरे यूरोपियन डांस को हमने सीखना शुरू किया। तो एक तो बिहेवियर स्टैंडर्ड पर वहाँ परिवर्तन हुआ, और दूसरा परिवर्तन हुआ नॉलेज एस्पेक्ट में। जो अंग्रेजों के द्वारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान में लाया गया, लिटरेचर, साहित्य को यहाँ उन्होंने पेश किया, तो उस सब चीज़ से भी हम प्रभावित हुए। तो साइंस के एरिया में और लिटरेचर के एरिया में, क्षेत्र में हम उससे प्रभावित हुए, माने हिंदुस्तानी। और तीसरा फैक्टर था कि जैसे कि पश्चिमी देश के जो महत्वपूर्ण जो आइडियोलॉजी थे, जो सिद्धांत, खास करके जो मानवतावाद, जिसको कि अंग्रेजी में ह्यूमैनिटेरियनिज्म कहते हैं, या समता का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वालिटेरियनिज्म, या सेकुलरिज्म, जैसे पंथ निरपेक्षवाद जो मैंने कहा अभी, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो आइडियोलॉजी जो पश्चिमी देशों के है, उसको हमारे लोगों ने, या खास करके हमारे प्रबुद्ध लोगों ने आत्मसात किया, अपने जीवन में अपनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, मतलब महत्वपूर्ण अंश हैं। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकरण है, वो क्या कहता है? आधुनिकरण कहता है कि हाँ, श्रीनिवास ने ये भी कहा कि मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिकरण, वो वैल्यू लोडेड है। मतलब मॉडर्नाइजेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन टर्म का इस्तेमाल किया, पश्चिमीकरण वर्ड का इस्तेमाल किया। क्यों? कि इट इज नॉट ए वैल्यू लोडेड डिफिनीशन ऑफ द सोशल चेंजेस इन इंडिया। खैर, तो इसमें जो डिफरेंसेज है वो क्या है? आलोचकों का कहना यह है कि वेस्टर्नाइजेशन जो सोशल चेंज का जो सिद्धांत है, वो केवल हिंदुस्तान के अपर क्लास को प्रभावित किया है, जबकि जो मॉडर्नाइजेशन है, मतलब आधुनिकरण, वो जो प्रोसेस है, वो समाज के निचले तबके तक को प्रभावित किया है, मास मोबिलाइजेशन किया है, मास मीडिया का उसमें उपयोग किया गया है, और उसका जो फलक है, जो विस्तार का क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक पैमाना, व्यापक क्षेत्र में उसका विस्तार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो दोस्तों, अब मैंने इतने डिफरेंसेस आपको बता दिए। इसके अलावा हम एक दो पॉइंट और बता देना चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण की जो प्रक्रिया है, वह किसी भी देश में, चाहे आप हिंदुस्तान को ही ले लीजिए, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसके इम्पैक्ट हुए हैं, प्रभाव हुए हैं। उसका जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो उसकी जो विकास की जो गति है, वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुए हैं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जैसे महाराष्ट्र है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि अर्बनाइज क्षेत्र है तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऐसा क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में ही बॉम्बे है, और धीरे धीरे बॉम्बे क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के बाद से बॉम्बे एक कॉमर्शियल हब और इंडस्ट्रियल हब के रूप में, और ख़ास करके बॉम्बे और पूना का जो इलाका है, वो क्षेत्र विकसित हुआ, जिसके कारण से वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा मॉडर्नाइज हुए, आधुनिकरण की तरफ अग्रसर हुए। लेकिन जो देश के जो आंतरिक हिस्से हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के इलाके,
बिहार के इलाके या झारखंड के इलाके, उड़ीसा के क्षेत्र, जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, वहाँ पर आधुनिकीकरण का जो गति है वो बहुत ही स्लो रहा है। दूसरा, जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है तो जो ट्रेडिशनल पद्धति के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए गांव देहातों में बहुत सारे लोग दवाई या इलाज का काम करते हैं, आयुर्वेद पद्धति से, होम्योपैथिक माध्यम से या यूनानी पद्धति से। तो जब मॉडर्नाइजेशन के तहत में जब एमबीबीएस डॉक्टर उस गांव या उस इलाके में जब इलाज करने लगता है तो क्या होता है, दोनों में जबरदस्त संघर्ष होते हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, एक और फैक्टर है जो आधुनिकीकरण में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और वो है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो हम आधुनिक बनते जाते हैं, लेकिन जहाँ वैल्यू सिस्टम की बात आती है, जहाँ मूल्य पद्धति की बात आती है, तो हमारा सोच क्या होता है, अभी भी कंजर्वेटिव रहता है। ये सबसे बड़ा विसंगति है और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आईआईटी में पढ़ते हैं लेकिन वो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वो हाथ पर विश्वास, हस्तरेखा पर विश्वास करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आधुनिकीकरण का बहुत बड़ा विसंगति है। एक और जो इम्पोर्टेंट जो इसका फैक्टर है वो ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन के जो फल हैं, जो इसका जो इफेक्ट है, वो समाज के विभिन्न हिस्सों पर समान रूप से नहीं पड़ता है। और इसके कारण से क्या होता है, जो समाज के जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन के या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो विभिन्न प्रकार के जो टेक्निक या टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक नॉलेज सबसे पहले उनको प्राप्त होता है। जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको तत्काल नहीं मिल पाता है। इसके कारण से जो निचले तबके के लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन के जो लाभ हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं, और जिसके कारण से समाज में वैमनस्य फैलता है। इसको बोलते हैं सोशल अनरेस्ट। ये कुछ कमियां हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने बताया कि समाज में अशांति फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि समाज के हर वर्ग ये चाहता है कि हमें जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जो आधुनिकीकरण के जो महत्वपूर्ण जो लाभदायक जो फैक्टर हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो हम तक जरूर, हम लोगों को भी मिले। तो जो रिसोर्सेज का जो बंटवारा होता है वो चूंकि अनइवन होता है, मतलब कुछ खास वर्ग को ज़्यादा फायदा होता है, कुछ खास वर्ग को एकदम फायदा नहीं होता है, तो इससे समाज में बहुत ज़बरदस्त अशांति फैलती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह आंदोलन होते रहते हैं और उसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको शॉर्ट में आधुनिकीकरण के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट अवयव के बारे में बताया। जब हमारा ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो इसके बारे में और डिटेल में हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आपको आज हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, आप इसको ज़रूर देखिए, सुनिए और अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें अवगत कराइए।